नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। अब आप देखेंगे वो शो जो पब्लिक की आवाज है, यानी घंटी बजाओ। घंटी बजाओ में सिर्फ उन्हीं खबरों की पड़ताल होती है जिनका सीधा संबंध हमारी आपकी जिंदगी से होता है, यानी जो मुद्दे हमें और हमारे परिवार को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं, घंटी बजाओ शो का हिस्सा बनते हैं। और हमारी कोशिश यही है कि सरकार और सिस्टम से तीखे सवाल पूछें ताकि आपको इंसाफ मिल सके। तो आज बात होगी राजनीतिक पार्टी के दावों और उन दावों की हकीकत की। जब चुनाव जीतना होता है, नेता कई हसीन ख्वाब दिखाते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही अपनी ही कही बातों से पलट जाते हैं। जिन जिन राज्यों में चुनाव हैं, राजनीतिक दल घोषणा पत्र जारी कर लोक लुभावन वादों की झड़ी लगा रहे हैं। लेकिन पिछले चुनाव में जो वादे किए गए थे, उनका क्या हुआ? क्या वो वादे पूरे हुए? आज घंटी बजाओ में हम तमाम राजनीतिक पार्टियों के वादों का लेखा जोखा लेकर हाजिर हैं। क्या हुआ, क्या नहीं, देखिए और आपका वोट लेकर आपको भूल जाने वाली राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ 8422 840000 पर घंटी जरूर बजाएं। समाजवादी पार्टी ने जब कभी भी वादे किए होंगे, सरकार बनने पर उनको पूरा किया गया। जो कहा था वह करके दिखाया और जो कहेंगे वह करके दिखाएंगे। सभी 2 पहिया वाहन मालिकों को प्रति माह 1 लीटर पेट्रोल मुफ्त प्रदान की जाएगी। हर परिवार में नए कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार अथवा स्वरोजगार का हम उपलब्धता कराएंगे। सभी फसलों के लिए MSP प्रदान की जाएगी। होली और दीपावली पर एक गैस का सिलेंडर का भुगतान भी उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। सभी BPL परिवारों को प्रति वर्ष 2 LPG सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। मुफ्त स्कूटी की वितरण करेंगे छात्राओं के लिए। लड़कियों की शिक्षा को KG से लेकर के PG तक मुफ्त किया जाएगा। 2 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित करेंगे। 12वीं पास सभी छात्रों को लैपटॉप वितरित किया जाएगा। तो सुनते जाइए और नोट करते जाइए कि चुनाव के बाद क्या क्या चमत्कार होने वाला है, कैसे आपकी किस्मत बदलने वाली है। चुनाव से पहले होने वाली इन घोषणाओं पर अगर भरोसा कर लिया जाए तो एक बार को लगने लगेगा कि राम राज्य अब दूर नहीं। कोई भी राजनीतिक दल हो, सबके पिटारे में इतना कुछ है जैसे सत्ता मिलते ही राज्य की तकदीर बदल देंगे। भारतीय जनता पार्टी आज एक बार फिर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के सामने अपने इस एक नए संकल्प पत्र के रूप में यहां पर आई है। इसमें जो भी भारतीय जनता पार्टी कहेगी उस संकल्प को मंत्र मान करके पूरा करेगी। 2 दिन बाद उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग होनी है। उसके पहले राज्य के 2 सबसे बड़े राजनीतिक दलों बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। बीजेपी ने इसे नाम दिया लोक कल्याण संकल्प पत्र और समाजवादी पार्टी ने समाजवादी वचन पत्र। तो बीजेपी के संकल्प और समाजवादी पार्टी के वचन पर जनता कितना भरोसा करेगी, ये तो चुनाव के नतीजे ही तय करेंगे। लेकिन चूंकि ये दोनों ही दल सत्ता में रह चुके हैं, इसीलिए ये जानना भी जरूरी है कि इससे पहले के चुनाव तक इन दलों ने वोट के लिए जितने वादे किए, उनमें से कितने पूरे किए। हम आपको दोनों ही दलों के सारे वादों का पूरा हिसाब देंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर बीजेपी के नए संकल्पों पर डाल लीजिए। यूपी को नंबर 1 बनाने के संकल्प के साथ बीजेपी के संकल्प पत्र में सबसे पहला वादा किसानों से है। अगले 5 साल तक सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। आलू, टमाटर, प्याज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य। गन्ना किसानों को 14 दिनों में भुगतान। इसी तरह महिलाओं के नाम पर उज्ज्वला योजना के तहत होली दिवाली पर 2 सिलेंडर मुफ्त।
बुजुर्ग महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा, कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी और सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या दुगनी करने का वादा किया गया। वहीं युवाओं के लिए 2 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन मुफ्त, सरकारी नौकरियों में खाली पड़े पदों को भरने का वादा और प्रदेश के हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार या स्वरोजगार का मौका। कैसे पैदा करेंगे सरकारी नौकरी? एक तरफ पीएसयू बेच रही है केंद्र सरकार, सारी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो सरकार बची कहाँ है? कोई वायदा भाजपा ने किया है वो पूरा किया है आज तक, क्या भी कर देंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि हर घर से एक नौकरी मिलेगी। पीएसयू बेच रही है। नौकरी के वादे पर युवाओं की इस प्रतिक्रिया की वजह समझना जरूरी है। 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तर प्रदेश में करीब 3.25 करोड़ परिवार हैं। यानी 5 साल में इन 3.25 करोड़ परिवारों के कम से कम एक सदस्य को रोजगार या स्वरोजगार देने के लिए हर साल 66,46,000 नौकरियों के मौके पैदा करने होंगे। मतलब हर महीने कम से कम 5,54,000 रोजगार या स्वरोजगार। सवाल है कि ये कैसे होगा? हालांकि बीजेपी का ये दावा है कि जो कहा वो करके दिखाया, चाहे वो अब हो या 2017 में। 5 लाख नौजवान सरकारी नौकरी प्राप्त करते हैं। एमएसएमई सेक्टर को प्रोत्साहन का परिणाम था 1 करोड़ 61 लाख से अधिक प्रदेश के युवाओं को अपने ही प्रदेश में नौकरी और रोजगार की सुविधा उपलब्ध हुई। योगी सरकार ने अपने संकल्प पत्र में ये भी लिखा पिछले 5 सालों में उन्होंने क्या क्या किया। लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि 2017 के घोषणा पत्र में बीजेपी ने जो कहा था उसमें से क्या किया क्या नहीं। वादा था छोटे और सीमांत किसानों की कर्ज माफी का। कर्ज माफी तो हुई, लेकिन सिर्फ 1 लाख तक का कर्ज ही माफ हुआ। 14 दिन में गन्ने के भुगतान का वादा था, भुगतान हुआ, लेकिन 14 दिन में सभी किसानों को भुगतान नहीं मिला। 1.5 लाख पुलिस कर्मियों की भर्ती होनी थी, पर 2020 तक करीब 74,000 भर्तियां ही हो पाई। भू माफिया के खिलाफ टास्क फोर्स बनाने का वादा था, टास्क फोर्स बनी, करीब 67,000 एकड़ जमीन कब्जा मुक्त हुई। कॉलेज के छात्रों को फ्री लैपटॉप बांटने की बात 2017 में भी हुई थी, पर बांटने का काम दिसंबर 2021 में शुरू हुआ। हर घर तक नल से पानी पहुंचाने का वादा था, लेकिन दिसंबर 2022 तक यूपी के करीब 13% घरों में नल से पानी पहुंचने की व्यवस्था थी। इसी तरह 2017 के घोषणा पत्र में यूपी में 25 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की बात थी, लेकिन खुले सिर्फ 16। 5 साल उनको वक्त मिला और उन 5 वर्षों में उन्होंने नौजवानों को दौड़ा दौड़ा के घरों में घुस घुस के लाठियों से पीट पीट के नौकरियां दी हैं। अब वो रोजगार देने की बात कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती में घोटाला किया है, 14 पेपर लीक हुए हैं सरकार में। अब आप रोजगार देने की बात कर रहे हैं, आप पे कौन यकीन करेगा? जो संकल्प पत्र है हमारा, ये घोषणा पत्र नहीं है। घोषणा करने वाले तो आसमान से तोड़ने की बात भी कर रहे हैं, जेब में रुपया होगा नहीं और हम सारी चीजें कर देंगे, इस प्रकार के भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं विपक्ष के लोग। हम संकल्प लेते हैं और संकल्प को 100% पूरा हमने पिछले 5 वर्षों में किया है। हालांकि बीजेपी ने 2022 के संकल्प पत्र में जो मुफ्त के वादे किए हैं, प्रदेश की हालत उन वादों का बोझ उठाने लायक दिखती नहीं। जैसे किसानों को मुफ्त बिजली देने का मतलब है 5 सालों में 75,000 करोड़ का खर्च। साल में 2 मुफ्त सिलेंडर का मतलब है 2895 करोड़ का खर्च। फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने में करीब 20,000 करोड़ के खर्च का अनुमान है, जबकि यूपी पर मार्च 2022 तक कर्ज करीब 6.53 लाख करोड़ पहुंच जाएगा। वोट लेकर जनता को उसके हाल पर छोड़ देने के मामले में तमाम राजनीतिक दलों की नीयत में खोट है। समाजवादी पार्टी के नेता आजकल जमकर बीजेपी को घेर रहे हैं, बीजेपी पर वादा खिलाफी के जमकर आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब आप देखिए समाजवादी पार्टी के वचन कैसे सिर्फ प्रवचन ही साबित हुए। प्रति वर्ष 2 LPG सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। सत्ता में वापसी के लिए अखिलेश यादव ने भी चुनावी वादों की झड़ी लगा दी।
करीब 80 पन्नों के चुनावी घोषणा पत्र में समाजवादी पार्टी ने किसानों के लिए 300 यूनिट फ्री बिजली से लेकर सभी फसलों पर एमएसपी, फ्री लैपटॉप, गरीब परिवारों को साल में 2 मुफ्त सिलेंडर और 22 लाख नौकरियां देने का वादा किया। कि ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेंगी, इसलिए ये मुंगेरी लाल के सपने हैं। अखिलेश यादव 2012 से 2017 तक यूपी के मुख्यमंत्री थे। 2012 में भी उन्होंने ऐसा ही घोषणा पत्र जारी किया था, लेकिन सत्ता मिलने पर वो सारे वादे पूरे नहीं किए। जैसे किसानों की कर्ज माफी का वादा किया, लेकिन ये कर्ज शर्तों के साथ माफ किया। बुनकरों, किसानों को फ्री बिजली देने की बात कही, लेकिन हकीकत में बुनकरों को सब्सिडी मिली और किसानों को फ्री बिजली नहीं मिली। गांव में 20 घंटे बिजली सप्लाई का वादा था, 18 घंटे तक ही मिल पाई। 10वीं पास बच्चों को टैबलेट देने की बात कही गई, लेकिन उन्हें टैबलेट नहीं मिले। इसी तरह बेरोजगारों को सालाना 12,000 का भत्ता देने का वादा था, जो 2012 से 2014 तक ही बटा। सवाल है कि जब पुराने वादों का ये हाल था, तो जनता नए वादों पर भरोसा कैसे करे? मुंबई से एक बेहद अहम खबर आ रही है, और वो खबर ऐसी है जिसने बड़ी सुर्खियां बटोरी थी, जब मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर खड़ी गाड़ी में जिलेटिन की छड़ें और धमकी भरी चिट्ठी मिली थी। अब इस मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को लेकर बड़ी खबर है, जिसका मतलब यह है कि उनके निलंबन को वापस लेने की नौबत आ सकती है। उन्हें दोबारा उनके पद पर बहाल किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर परमबीर को राहत देने के पीछे कौन है? क्या परमबीर का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी महाराष्ट्र सरकार? क्या वापस अपनी गद्दी पाने जा रहे हैं मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर? अब क्या महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री के सितारे गर्दिश में जाने वाले हैं? देश और महाराष्ट्र के लिए इस केस के मायने अब सामने आने लगे हैं। क्या है परमबीर का बीजेपी कनेक्शन? जल्द ही हम आपके सामने रखने वाले हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले और एंटीलिया कांड, मनसुख हिरण हत्या मामले में संदिग्ध और करीब 5 वसूली मामलों में आरोपी मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का निलंबन रद्द हो सकता है। परमबीर पर एक के बाद एक गंभीर आरोपों के बाद और कई दिनों तक ड्यूटी पर हाजिर न होने की वजह से महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें दिसंबर 2021 में ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स एक्ट 1969 के तहत निलंबित किया था। ये मुंबई है, जरायम पेशा लोग यहाँ की रग रग में बसते हैं, यहाँ के गली कूचों में अपराध बसता है। लेकिन जब से एंटीलिया कांड हुआ है और उसमें सचिन वाजे की गिरफ्तारी हुई और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पर आरोप लगे, तब से ऐसा लगने लगा कि गली कूचों में होने वाले अपराध अब ऊंची ऊंची इमारतों और ऊंचे ओहदे के लोगों तक पहुंच गया है। बस अंदाज बदला है, अपराध उतना ही संगीन। परमबीर सिंह को निलंबित हुए 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया है और सरकार ने अब तक उनके निलंबन के कारण को बताने के लिए होने वाली जांच के लिए जांच अधिकारी की नियुक्ति ही नहीं की है। सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश की माने तो भारत में किसी भी सरकारी अधिकारी को निलंबित करने के बाद उस राज्य की सरकार को जांच अधिकारी के माध्यम से जांच कराकर 6 महीने के भीतर रिपोर्ट देनी होती है। गृह विभाग के सूत्रों ने बताया कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन विभाग ने गृह विभाग को सेवानिवृत्त ब्यूरोक्रेट की लिस्ट भेजी थी ताकि जांच की जा सके, लेकिन गृह विभाग ने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। अगर ऐसा ही चला तो महाराष्ट्र सरकार को परमबीर सिंह का निलंबन रद्द करना पड़ेगा। आपको बता दें कि सिंह जून 2022 में रिटायर हो रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि अगर ऐसा ही रहा और सरकार ने जांच अधिकारी को नियुक्त कर निलंबन के कारण की रिपोर्ट तय समय पर नहीं बनाई तो उन्हें सिंह का निलंबन रद्द करना पड़ सकता है। परमबीर सिंह 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और वो इसी साल 30 जून को सेवानिवृत्त भी हो रहे हैं। परमबीर सिंह के खिलाफ 5 मामले दर्ज हैं, जिनमें से गोरेगांव पुलिस स्टेशन में दर्ज वसूली का मामला, जिसकी जांच अब मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है। इस मामले में उनका बयान दर्ज हो चुका है और चार्जशीट भी दायर हो गई है। ठाणे पुलिस स्टेशन में दर्ज वसूली के मामले में उनका बयान दर्ज हो चुका है। ठाणे के कोपरी पुलिस स्टेशन में दर्ज वसूली मामले की जांच सीआईडी कर रही है। इसमें उनका बयान दर्ज करना बाकी है।
ठाणे के बाजार पेठ पुलिस स्टेशन में दर्ज एट्रोसिटी के मामले की जांच सीआईडी के पास है। इस मामले में सिंह का बयान दर्ज हो चुका है। मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में दर्ज वसूली मामले की जांच सीआईडी कर रही है। इस मामले में उनका बयान दर्ज करना बाकी है। इसके अलावा पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ईडी को दिए अपने बयान में परमवीर सिंह को एंटीलिया और मनसुख हत्या मामले का मास्टरमाइंड बताया है। परमवीर सिंह के निलंबन को 2 महीने गुजर गए और जैसा कि हमने इस रिपोर्ट में भी आपको दिखाया, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके मुताबिक 6 महीने में जांच रिपोर्ट देनी होती है। यानी 2 महीने गुजर गए, 4 महीने और हैं। अगर तय वक्त पर यह रिपोर्ट नहीं दी गई तो ये निलंबन रद्द भी हो सकता है। तो सवाल ये कि क्या ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है? बहुत ही दरअसल ये हाई प्रोफाइल मामला है, ऐसे में तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। वैसे सोमवार को संसद की कार्यवाही ने मंगलवार को मुंबई को हिला दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना भाषण देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को लेकर कहा कि कोरोना महामारी की पहली लहर के दौरान WHO और स्वास्थ्य विशेषज्ञ ये कह रहे थे कि लोग घरों से बाहर कदम तक ना रखें, जितना हो सके उतना घरों में ही रहें, अति आवश्यक चीजों के लिए ही घरों से बाहर निकलें। ऐसे समय में कांग्रेस ने प्रवासी मजदूरों को मुंबई छोड़ने के लिए मुफ्त टिकट मुहैया कराया, जिस वजह से कोरोना का प्रसार हुआ। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद महाविकास अघाड़ी सरकार की सहयोगी कांग्रेस पार्टी नाराज है। महाविकास अघाड़ी के नेताओं का कहना है कि महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के दौरान अच्छा काम किया, जिसकी तारीफ वैश्विक स्तर पर की जा रही है। तो सरकार में शामिल नेताओं का कहना है कि देश में कोरोना महाराष्ट्र सरकार की वजह से नहीं, बल्कि केंद्र की गलत नीतियों की वजह से फैला। कांग्रेस के लोगों ने क्या किया? मुंबई छोड़कर जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में श्रमिकों को टिकट दिया गया, मुफ्त में टिकट दिया गया। हमको किसी ने नहीं मदद किया। अरे वो कोई टिकट विकट नहीं कराया गया, हम अपने खर्चे से गएगा। जहां एक तरफ महाराष्ट्र सरकार में शामिल नेताओं ने प्रधानमंत्री के दिए गए बयान पर नाराजगी जताई, वहीं दूसरी तरफ मुंबई में रह रहे प्रवासी मजदूरों ने भी प्रधानमंत्री की इस बात से असहमति जताई। मुंबई के एंड ऑफ हिल इलाके में बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय मजदूर रहते हैं। प्रधानमंत्री के दिए गए बयान पर जब हमने इन मजदूरों से जानना चाहा कि ये लोग प्रधानमंत्री की बातों से कितनी सहमति रखते हैं, तो उसे लेकर इन मजदूरों का कहना था कि कोरोना के समय में किसी भी राजनीतिक पार्टी से इन्हें किसी भी तरीके की मदद नहीं मिली। लॉकडाउन के दौरान ये अपनी कमाई से ही की हुई बचत वाले पैसे से टिकट खरीदकर गांव गए थे। कि हम लोग भूखे प्यासे मर रहे थे, हम लोग कैसे कैसे भी करके गांव अपने चले गए। हम लोग ट्रेन से गए, अपना पैसा इधर उधर से करके जैसे भी करके हम लोग लगा के अपना सेठ से मांग वांग के लेकर गए। हम लोग पैसा लगा के टिकट लिए, उसके बाद हम लोग गाँव गए। हम लोगों को किसी ने मदद किया। खुद से अपने गाँव गए हैं। हम भूखा मर रहे थे, भूखा प्यासा रहेंगे। कब तक भूखा प्यास बर्दाश्त होगा इंसान को? हम अपने मर्जी से अपने गांव गए। खुद हम लोग ना लोरी से गए और लोरी से ना हम लोग का 35 रुपये किराया भी लगा है, क्योंकि उस टाइम पे सब धांधलेबाजी थी, ऐसा था। कोरोना तो पूरी इंडिया में था। मैं अपने पैसे से गांव गया था, किसी ने पैसा नहीं दिया मेरे को। दूसरी तरफ जब हमने मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर गांव जा रहे प्रवासी मजदूरों से पूछा कि वो प्रधानमंत्री की बात से किस कदर सहमत हैं, वहां भी यात्रियों ने अपनी असहमति ही जाहिर की। हालांकि प्रधानमंत्री के इस बयान पर राजनीति जरूर शुरू हो गई है। महाराष्ट्र की सरकार ने सारी व्यवस्था की, खाना खिलाया, पानी दिया, जाने के लिए टिकट का किराया दिया, मुफ्त में आपने ट्रेन नहीं चलाई, और अंत में हम लोगों ने राज्य सरकार के परिवहन की बसें भी चलवाई। मजदूरों के साथ, गरीबों के साथ हम खड़े रहे, और आपने बिना सोचे समझे लॉकडाउन लगाया। हाथ पे पेट पालने वाले ये लोग कैसे यहाँ जिंदा रहेंगे? अपने अपने परिजनों को देखने के लिए और अपने अपने गांव जाने के लिए वो तरस रहे थे, इसलिए तो रोड से निकले। और आपने देखा कि खून से लथपथ बच्चों को, उनके बूढ़े माँ बाप को लेके चल रहे थे। उनकी मदद अगर करना पाप है तो हमने पाप किया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।